नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब हम DSSB के माध्यम से दिल्ली में जो आपको TGT, PGT, PRT पोस्ट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, तो जिन अभ्यर्थियों के एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर जिन अभ्यर्थियों के एग्जाम्स अच्छे गए हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी केवल TGT और PGT के एग्जाम हुए, PRT का भी एग्जाम हुआ नहीं है। शायद से जो उसका एग्जाम होगा आपका 2022 में ही होगा। तो जिन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम अच्छे गए हैं या फिर जिन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम भविष्य में होने वाले हैं, या फिर जो भी अभ्यर्थी अपने आप को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों आज की वीडियो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में DSSB का फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का नहीं, ज्वाइनिंग वाले दिन भी क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपका DSSB के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर TGT, PGT, PRT पोस्ट पर अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो जो मैं इस वीडियो में आपको बातें बता चुका हूँ वही आप उससे बार बार नीचे कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, तो अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, अगर आप अपने CTET एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की CTET 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको CTET पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो CTET का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है, तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी CTET का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप CTET के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में TGT, PGT, PRT पोस्ट पर जब हम स्थायी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों इस सबसे पहले आप क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं अपना। अब आप निश्चित ही फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन जो नए अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, जब भी आप भविष्य में या जब भी भरोगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो फॉर्म भरते टाइम आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी क्वालिफिकेशन फॉर्म में अप्लाई करने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिग्री पेंडिंग है, बाद में मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको अपने फाइनल मार्क्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते। केवल जो अपनी डिग्री कंप्लीट या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म भरते फिर आपका एग्जाम होगा। अब दोस्तों यहाँ समय भी आप डाउट में चल रहे हो कि भाई कितने कितने समय बाद हमें, मतलब कितना समय लग जाता है पूरी ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सटीक रूप से बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि DSSB ये सब कुछ अपने हिसाब से करता है। अब आप खुद देख लो, एग्जाम्पल आपको दे के बताऊँ, जो आपकी PGT की रिक्रूटमेंट थी वो 2020 में निकले, तो उसके एग्जाम आपके कब हुए, 2021 में। अब TGT के साथ, और TGT की रिक्रूटमेंट आपकी कब निकली थी, 2021 में निकली थी, और 1.5 से 2 से 2.5 महीने के बाद आपके उसके एग्जाम भी ले लिए गए। ठीक है, तो DSSB जो ये समय का जो बाउंडेशन होती है, समय जो लगता है वो DSSB अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सटीक जानकारी दे पाऊँ या फिर कोई भी दे पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक अंदाजन मोटा मोटा ही आपको बताया जा सकता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दोगे, आप फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम कब तक दोगे, तो इसका कितना समय लगना है DSSB के ऊपर निर्भर करता है। तो आपने एग्जाम दे लिया। एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम आप जानते हैं इसमें 2 आपके एग्जाम होते हैं, कॉमन पेपर, एक विषय संबंधित। PRT, TGT की बात करते हैं 100 नंबर कॉमन, 100 नंबर विषय संबंधित। PGT की बात करते हैं 100 नंबर कॉमन और 200 नंबर विषय संबंधित। तो आपको मिनिमम क्वालिफाई तो मार्क्स इसमें लाने ही पड़ते, तभी आप मेरिट के लिए एलिजिबल होता है। आपका सिलेक्शन हो ना हो, मेरिट में नाम आए ना आए वो बात अलग है, वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा है, उन्हें अभ्यर्थी मिल भी पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, सभी अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मिनिमम जो इनका क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का एग्जाम, दोनों ही पेपर का, कॉमन पेपर और जो विषय संबंधित होता है उसमें, तो जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते दोनों पेपर में अलग अलग,
और ओबीसी कैटेगरी को 35% लाने होते हैं, SC ST को 30% मार्क्स लाने ही लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं, मान के चलो किसी 2 पेपर होते हैं कॉमन और विषय से संबंधित, किसी एक में आपके बटे नंबर आ गए और दूसरे में आप हो गए फेल, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, आपकी रिक्रूटमेंट किसी भी हालत में नहीं होगी, ठीक है। आप किसी भी हालत में रिक्रूट नहीं होंगे, तो ये वाली बात ध्यान रखना। हाँ, ये जो नए अभ्यर्थी हैं वो तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बाकी जो पहले से भर चुके हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, उन्हें तो मैक्सिमम चांस है कि इस बात के इन सारी बातों के विषय में पता ही होगा। अब दोस्तों जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपकी, मतलब ये मोटा माटी बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको इसमें समय बताऊँगा बिल्कुल उसे एक्यूरेट आप मान के नहीं चलोगे। आप जब भी आपके जिस भी सब्जेक्ट है, आपकी जो स्थिति है, फिर जो भी समय चल रहा होगा उस पर डिपेंड करता है कितना किस में क्या समय लगने वाला है, ठीक है। बस मैं आपको मोटा माटा एक अंदाजन बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बाद आपको ड्राफ्ट आंसर की देखने को मिल जाएगी, मतलब DRPSB भी जो अपनी तरफ से रिलीज़ करेगा, और उसमें अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो उन्हें वो बता सकता है प्रूफ के साथ कि सर मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है, और ऐसे अगर आपका प्रूफ सिद्ध पाया जाता है तो या तो उस क्वेश्चन के सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स मिल जाएंगे या फिर उस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया जाएगा। मान के चलो सभी को मिल गए तो नॉर्मली डिलीट से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर 100 नंबर में से आपके जैसे 100 नंबर का विषय संबंधित होता है तो आपका वहाँ पे जो मार्क्स काउंट होंगे 99 से होंगे, ठीक है। तो अपने DRPSB भी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है इसमें, और अभ्यर्थियों को 10 एक दिन का टाइम दिया जाता है, वो किसी भी क्वेश्चन को अगर किसी पे डाउट हो रहा है तो वो बता सकते हैं DRPSB को, ठीक है। और जब भी ये दोस्तों आपकी आएगी तो 10-15 दिन बाद आपको ड्राफ्ट आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब बाकी दोस्तों जब ड्राफ्ट आंसर की आपकी आ गई उसके बाद आपको देखने को मिलेगी फाइनल आंसर की, जो कि आपकी मेन होती है, ठीक है। अब आप खुद से मिला लेना कि अगर किसी में बदलाव हुआ नहीं हो, मैक्सिमम चांस होते कम ही बदलाव होते हैं, लेकिन फिर भी हो जाए तो आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। तो आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और फाइनल आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों 2 से ढाई मंथ इसमें लग जाते हैं। अब इसमें भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं TGT का एग्ज़ाम आपका एक साथ तो हुआ नहीं था, 5 या 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और 27 तारीख तक खींचे थे, ठीक है। तो सबके एग्ज़ाम अलग अलग हुए थे, लेकिन जो इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली है वो एक ही साथ निकाल दी। तो 27 में जिनको हुआ तो उनका तो पहले निकल गई, जल्दी आ गई उनकी आंसर की, जिनका 2 या 5 तारीख को तो उनकी लेट आई है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लेना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और इसमें 2 से ढाई महीने लग जाएंगे, मतलब जब भी आपकी ड्राफ्ट आंसर की निकली होगी उसके पहले जल्दी, मतलब 2 से ढाई महीने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि उसके अंदर ही आपकी आ जाए, ठीक है, अगर आए तो। बाकी समय जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें आप अपने हिसाब से आप देख लेना, बाकी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, यही आपको प्रोसेस फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो आपकी फाइनल जो आंसर की है वो आ जाएगी। अब फाइनल आंसर की आने के बाद दोस्तों 1 से 1.5 महीने बाद आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। 1 से 1.5 महीने बाद फाइनल आंसर की आने के बाद, अभी रिसेंटली फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब आप ये मान के चल सकते हैं, पहले भी हो सकता है, कुछ नहीं पता दोस्तों, आजकल DRPSB भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, क्या पता फटाफट से सब कुछ हो जाए, लेकिन एक मोटा माटा मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 1.5 महीना आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपकी मेरिट आएगी। अब मेरिट दोस्तों क्या होगी, ये मेन मेरिट नहीं होगी आपकी, ये केवल E-डोजियर के लिए आपसे मेरिट मांगी जाएगी। अब मेरिट में क्या होगा, आपकी मेरिट लग जाएगी पर्टिकुलर किस कैटेगरी में कितनी आपकी मेरिट लगी है। अब फिर क्या करना, मेरिट तो आपको पता चल गई, फिर आप अपने मार्क्स पता करने चाहेंगे, जब भी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आएगी जो स्टार्टिंग वाली उसमें आपका नाम ना रोल नंबर कुछ तो होगा नहीं, बस उसमें केवल ये बताया जाएगा कि इस कैटेगरी की इस विषय के लिए इतनी मेरिट गई है। तो आप अपने मार्क्स देखोगे, मार्क्स कहाँ से देखोगे, तो दोस्तों जो इनका पोर्टल होता है ORAS करके कुछ पोर्टल होता है, ठीक है। मतलब जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा, तो उसमें आपको लॉगिन करना है, वहाँ से आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। जैसे अभी मार्क्स अभी आपकी मेरिट आए तो जरूरी नहीं अभी आप खोल के देखोगे अभी आपको मार्क्स पता चल गए, ठीक है। थोड़ी समय बाद भी, मतलब कल परसों तक भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, मार्क्स आप अपने टोटल करके देख लोगे, अगर आपका मेरिट में नाम है, मतलब जितनी भी मेरिट निकली है उतने या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स है, तो दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। आपको E-डोजियर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपके जितने भी मार्क्स आए हैं। बाकी जब आप वो पोर्टल अपना खोलोगे तो वहाँ आपको बता भी देंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो या फिर नहीं हो, आप क्वालिफाई हो, सब कुछ वहीं बता देंगे वो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लोगे, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, उधर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन वेरीफाई कराने होंगे। अब दोस्तों E-डोजियर में क्या होता है, आपको एक डेट दी जाती है, उसमें आपको सारे के सारे जो भी आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन्हें आपको अपलोड करना होता है। तो DRPSB भी आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, ठीक है। इसमें OBC कैटेगरी में कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को ज्ञान नहीं होता कि OBC कैटेगरी में केवल दिल्ली वाले काउंट होंगे, और दिल्ली में भी 1993 से पहले के जिनका रेजिडेंस होगा, जो रह रहे होंगे, वो एलिजिबल होते हैं, तो इस चक्कर में बाहर हो जाते हैं। बाकी कुछ औरों में कमियाँ निकल जाती है डॉक्यूमेंट्स में उनके, तो उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है पहले E-डोजियर के लिए, ठीक है। इसमें कहीं आपको बुलाया नहीं जाता है, घर पर आप बैठोगे, घर से आपको एक लिंक वगैरह दे दिया जाएगा, मतलब जो आपका पोर्टल होगा वहीं आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दोगे और ऑनलाइन ही आपका DRPSB भी वेरीफाई कर लेगा। क्योंकि दोस्तों DRPSB ना केवल
केवल आपका एक बोर्ड है, बाकी जब आपकी जॉब लगेगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगेगी, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी उस डिपार्टमेंट में लगेगी। लेकिन DSS जो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है वो स्टार्टिंग स्टेज है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, जब आपको डिपार्टमेंट को आपकी वो लिस्ट भेज देगा कि इस अभ्यर्थी ने एग्जाम भी क्वालिफाई करा और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे पाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बात है, अगर आपके मान के चलो डॉक्यूमेंट्स में आपने गलती से कुछ अपलोड कर दिया, कुछ गलती हो गई, तो DSS भी आपको एक चांस और दे देता है, फिर उसके बाद एक और चांस दे देता है। ये DSS के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इसमें नहीं रहना है, ठीक है। आप कोशिश करना पहली बार जब अपलोड कर रहे हो तो आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। बाकी फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, आपको नहीं पता, तो DSS भी दोबारा से आपको एक नोटिस के माध्यम से बता देगा, पर्टिकुलर आपके बता भी देगा आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, और आपका रोल नंबर वगैरह भी जो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह जो भी होता है वो बता देगा। तो आपको जो भी DSS भी बताए तो उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके दोबारा चांस मिलेगा। फिर दोबारा गलती तो शायद से तीसरा भी आपको चांस मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपने मान के चलो स्टार्टिंग में अपलोड नहीं करा, जो स्टार्टिंग की डेट है पहला वाला जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होंगे डोजर पर वही नहीं करे, तो फिर सेकंड थर्ड का तो कोई बात ही नहीं, फिर आप बाहर से बाहर ही रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये पूरी कोशिश करना जब भी आपकी मेरिट आए तो फटाफट से, वैसे एकदम नहीं होता, मेरिट आने के कुछ समय बाद से आपका जो लिंक होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिवेट वो करते हैं तो समय मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक्टिव रहना जरूरी है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको निश्चित रूप से बता ही दिया जाएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हो आप तो वेबसाइट को भी आप डेली विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक दो चांस आपको मिल जाएगी, उसमें आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों ये सारा प्रोसेस ख़त्म करने के बाद फिर आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट ही दोस्तों आपकी मेन होती है, उसमें जिस अभ्यर्थी का नाम हो गया समझ लो उसका हो गया सिलेक्शन। रेयर ही चांस होते हैं बाद में, जैसे मेडिकल वगैरह में पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ हो जाए तो फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ गया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। अब जो ईडोजेर वाली थी उसमें तो केवल आपकी मेरिट आई थी, लेकिन फाइनल जो मेरिट आएगी बाकायदा उसमें आपका जो रोल नंबर वगैरह होता है वो लिखा आएगा, और फिर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सबका आ जाएगा। और इसी के साथ साथ 20% जितने भी रिक्रूटमेंट निकले उसको 20% अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा। और ईडोजेर के जब हम बात करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपकी फाइनल मेरिट आ जाती है, तो इस हिसाब से आप देख लेना। बाकी दोस्तों आप तो सोचोगे फ़र्क कितना आएगा, ईडोजेर की कट ऑफ आपकी अलग होगी और जो फाइनल आपकी कट ऑफ लगेगी वो अलग होगी, क्योंकि ईडोजेर पर क्या करते हैं ये ना एक सीट पे एक अभ्यर्थी को नहीं बुलाते, 2 या 3 अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, कितने संख्या रिक्रूटमेंट की कितनी संख्या और कितने अभ्यर्थियों ने उसमें क्वालिफाई किए, ठीक है। अब कुछ केस में ऐसा होता है इन्हें अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, तो वहाँ तो दोस्तों एक सीट पे एक अभ्यर्थी बुलाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ केस में ऐसा होता है मान के चलो 100 सीटें 150 अभ्यर्थी ने क्वालिफाई कर दिया, तो एक सीट पे 3 अभ्यर्थी को तो हम बुला ही नहीं सकते। जब इनके पास क्वालिफाई कैंडिडेट ही 150 हैं तो 2 सीट पर 3 अभ्यर्थियों को ये बुला पाएंगे, ज़्यादा तो बुला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि एक सीट पे कितने अभ्यर्थी बुला रहे हैं। अब आपने हर जगह सुना होगा कि एक सीट पे 3 को बुलाते, 3 को दोस्तों जब भी बुलाते जिन्हें अभी अभ्यर्थी मिल जाते हैं। लेकिन आपने अभी रिसेंटली देखा होगा स्पेशल एजुकेशन की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें सीट खाली चली गई, ठीक है। तो ऐसे केस में तो एक सीट पे एक अभ्यर्थी बुलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उस केस में क्या होता है, जो आपकी ईडोजेर वाली मेरिट आती है अगर उसमें आपका नाम आ गया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे, अगर आपकी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अपने लेकर है उस सब्जेक्ट में उस जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करा तो उस कैटेगरी में अगर आपकी सीट खाली है तो इस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आती है। तो दोस्तों अभी तक क्या हुआ, DSS ने जिस भी डिपार्टमेंट में आप शिक्षक बनेंगे उसको आपको सारी की सारी आपकी डिटेल भेज देगा वो। अब DSS का काम हो गया खत्म। अब हो गया जिस भी डिपार्टमेंट में आप शिक्षक बनोगे जो मेन है उसका काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके ऑनलाइन अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं। अब जब आपके डाटा भेज दिया जाएगा, आपने सिलेक्शन ले लिया, मतलब आपका लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे ऑनलाइन जो आपने वेरीफाई करें, अब आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उसके लिए एक लेटर निकाला जाएगा, बाकायदा आपको एक जगह दे दी जाएगी, DOE का कोई सा भी ऑफिस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, तो उस दिन आपको सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी जीरोक्स वगैरह फोटोकॉपी वगैरह लेके चले जाना, वो आपको सब पता चल जाएगा, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आपके फिजिकली मतलब ऑफलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और वहाँ पे ऑफलाइन जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे वेरीफाई होंगे तो फिर आपका एक और चरण हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों मान के चलो ऑनलाइन में ऐसा नहीं हुआ, ऑफलाइन में कोई कमी निकल गई, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता इतनी बार, ऑफलाइन में अगर कोई कमी देखने को मिल गई तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, फिर वो आपको एक मेमो वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम दे देंगे भाई ये डॉक्यूमेंट्स में कमी निकालेंगे नहीं वहाँ भी, ठीक है, आपको टाइम दे देंगे भाई, जैसे कि ईडोजेर वाला टाइम दिया था
दोबारा से आपको अगर कोई कमी थी तो बता देते हैं। ये भी आपको टाइम दे देंगे फिजिकल वेरिफिकेशन में भी कि अगर इस डॉक्यूमेंट इस आपकी डिग्री या डिप्लोमा में जो भी जैसी भी कमी है तो भाई सब पूरा कर लो, इतने से इतने दिन का आपको समय दिया जा रहा है। तो आप चाहे उसमें एफिडेविट लगाओ या फिर अपनी डिग्री डिप्लोमा में सुधार कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस दौरान आप उनसे सजेशन ले लोगे तो आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। बाकी जब आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, अगर वो पूरे पाए जाते हैं तो फिर आपसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाएंगे। अब इसमें मेन बात क्या आ जाती है, आपको कौन से स्कूल में ज्वाइनिंग चाहिए। तो उधर आप स्कूल का नाम तो डालोगे नहीं, यहाँ पर स्कूल के कोड चलते हैं तो कोड आपको डालना पड़ेगा। आप देख लेना जिस भी स्कूल में आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो उसका कोड क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम दोस्तों इसमें ये होता है कि आपकी पसंद का आपको स्कूल मिल जाते हैं, मतलब जितने भी आप डालोगे। अगर नहीं भी मिल रहे तो आपकी पसंद के जो स्कूल है उसके आसपास जितने स्कूल है उसमें से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसके मैक्सिमम चांस रहते हैं आपके घर के पास का आपको स्कूल मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यही रहती है, ठीक है। अब बाकी जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जैसे गाज़ियाबाद, गुड़गांव या फिर नोएडा वगैरह में रहते हैं, बहादुरगढ़ वगैरह साइड में रहते हैं, तो वो बॉर्डर वाले स्कूल ले सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपको गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में कोई स्कूल देखने को मिल जाएगा। स्कूल सारे के सारे आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। पढ़ाना तो आपको दिल्ली में आके, एनसीआर में कोई स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एनसीआर जैसे भी है, ठीक है, बॉर्डर वाले स्कूल ले लोगे, आप अपने हिसाब से डाल देना। और इसके मैक्सिमम चांस है जो भी आपका घर है, जहाँ भी आपने अपना एड्रेस दिया है, उसके आसपास का ही आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाए। बाकी सारा का सारा प्रोसेस, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए और जिनके पेंडिंग है वगैरह, इस सारा का सारा प्रोसेस आपका 1 साल तक चलेगा। बाकी आपके नीचे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या फिर आप अपनी जॉब को स्किप करते हो तो वेटिंग वालों को नंबर दे दिया जाएगा। तो सारा का सारा प्रोसेस 1 साल तक चलेगा, ठीक है। ऐसा तो ऑफिशियल ही है दोस्तों। बाकी रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, कुछ समय पहले मैंने एक नोटिस वगैरह देखा था, तो पता नहीं मेरे ठीक से ध्यान नहीं, उसमें क्या था 1 साल बाद भी जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी थे उन्हें ज्वाइनिंग दे दी थी। पता नहीं क्या कारण रहा था, जो भी जैसा भी था, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आप देखो तो 1 साल तक आपका प्रोसेस चलेगा, वेटिंग वाला हो या फिर जिसके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग वगैरह, ठीक है। 1 साल तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इन्हें भविष्य में दोबारा भी तो रिक्रूटमेंट निकालनी है। तो रिक्रूटमेंट जब भी निकलेगी जब इन्हें पता चलेगा पर्टिकुलर किस विषय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका 1 साल के अंदर सारा का सारा काम कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है आपके मेडिकल की। मेडिकल में क्या होगा, आपको एक अपनी जैसे कीवीएस में क्या होता है, आप अपने हिसाब से किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिकल करवा के वहाँ से डॉक्टर से वेरीफाई करा के आप अपने स्कूल में सबमिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या एमसीडी खुद से आपको हॉस्पिटल अलॉट करेगा, आपको समय देगा और वहाँ पर जाकर आपको अपना मेडिकल कराना होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये थोड़ी सी अलग बात है कि ऐसा होता है कि ना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और मेडिकल वगैरह कराने में आपको समस्या नहीं होती। एमसीडी की किस्म आपको खुद से शायद बहुत घूमना फिरना पड़ता है, ठीक है। बाकी समय के साथ ये चीज़ें सुधर जाती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो मेडिकल आप करवा लोगे, मेडिकल को बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना, नॉर्मल बिल्कुल आपका मेडिकल होगा। आपके चश्मा है, आपके नहीं है, ठीक है, आप वगैरह देख लें, ठीक है। कान ठीक है, नाक वगैरह नॉर्मल जो होते हैं, दांत वगैरह देख लेंगे। अब दांत वगैरह में मान के चलो 1-2 दांत बाहर हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें मेन समस्या आती है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आप खुद से चेक कर लेना, पहले करा लेना। बाकी दूर वगैरह से पढ़वाएंगे आप अपने जो चश्मा वगैरह लगा के देख लेना, कोई समस्या नहीं होगी। नॉर्मली मेडिकल होता है, घबराने की जरूरत नहीं। बाकी मेडिकल में क्या क्या होता है दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो तो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलो आपका मेडिकल कंप्लीट कोई कमी पाई गई तो रीमेडिकल के लिए भी आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बोल देंगे भाई ये चीज़ें सुधार करके दोबारा मेडिकल कराने आ जाना, ठीक है। तो आपको जो मौका मिलेगा दोस्तों हर जगह मिलेगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो उस कोशिश करना कि मौका तो दोस्तों रेयर ही चांस होते हैं कि कोई लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके लिए विकल्प होता है कि हो सकता है, लेकिन कोशिश करने की फर्स्ट में ही जो आपका सारा का सारा काम ठीक से होता चले, क्योंकि ज्वाइनिंग का प्रोसेस है दोस्तों, जितने जल्दी आपको स्कूल अलॉट होगा उतनी जल्दी आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको पढ़ाने को मिल जाएगा जो कि आपका एक सपना है। तो जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए ना, पेंडिंग करके क्या करना है, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप एलिजिबल हैं, सब कुछ मेडिकल भी फिट है, तो देख लेना। बाकी अगर कोई कमी है किसी अभ्यर्थी में, जो रेयर ही चांस होते हैं, तो उसे मौका मिल जाएगा, वो उस हिसाब से अपना देख लेगा। अब दोस्तों जब आपका मेडिकल कंप्लीट होगा, तो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, और डिपार्टमेंट को भेजने के बाद फिर डिपार्टमेंट आपके लिए एक निकालेगा क्या, ज्वाइनिंग लेटर, जिसका सभी अभ्यर्थियों को वेट होता है। और उसी ज्वाइनिंग लेटर के लिए अभ्यर्थी इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अपना सीटेट वगैरह तो होता ही है, फिर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई दिन रात एक करनी पड़ती है, जब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो वहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। अब ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आप जैसे जाओगे, प्रिंसिपल जो भी आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, वैसे प्रिंसिपल सर को सब कुछ पता होगा, आपका पहली डिटेल जा रखी होगी उनके पास, ठीक है। तो जाओगे, अब फर्स्ट दिन होगा आपका वहाँ, ठीक है, मस्त टाई वाई लगा के। अब जैसे भी जाओगे, वैसे टाई वाई तो कोई नहीं लगाते, लेकिन आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सभ्य बन के जाओगे आप, मतलब जो भी आप वेशभूषा धारण कर रहे हैं, फिर जो भी आपका व्यवहार है वो सभ्य होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है कैसा, कोई दिक्कत नहीं, सभ्य होना चाहिए, ठीक है।
तो आप जाओगे वहाँ आराम से, फिर आपके दोस्तों एक बार और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वो आपके करेंगे प्रिंसिपल सर, ठीक है। प्रिंसिपल सर एक बार और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अब मान के चलो आपकी एक छोटी मोटी कमी है, ठीक है। अब मान के चलो उन्होंने लाइट ले लिया, D+B का ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी लाइट हुआ, जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया उसमें भी लाइट हुआ, और प्रिंसिपल सर को वो कमी खल गई, तो दोस्तों फिर आपका पेंडिंग हो जाएगा मामला। क्योंकि अभी रिसेंटली केस ऐसा सुनने में मिला था 2028 KVS के रिक्रूटमेंट में, तो उनका सब कुछ हो गया था। KVS ने फिजिकल हेडक्वार्टर जैसे भी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं जोनल लेवल पर, ठीक है, सब कुछ करके भेज देता। लेकिन लास्ट स्टेज क्या आती है दोस्तों, ज्वाइनिंग वाले दिन उसे फिर प्रिंसिपल सर, KVS में प्रिंसिपल सर आज जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई गई थी, तो फिर उसकी रिक्रूटमेंट थोड़े समय तक रुक गई थी। उसने डॉक्यूमेंट्स पूरे करे जब दिए, तो स्टार्टिंग में तो पकड़ा नहीं, मतलब पकड़ा नहीं, जो भी छोटी मोटी कमी होगी, लेकिन बाद में प्रिंसिपल सर ने देख लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सच में डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी भी कमी, अगर प्रिंसिपल सर ने अगर कुछ देख लिया, तो फिर आपकी रिक्रूटमेंट थोड़े समय के लिए रुक जाएगी। आपको समय दे दिया जाएगा कि आप ठीक कर लो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, प्रोसेस खत्म। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपको क्लास वगैरह लोट वगैरह जैसे भी इनका जो भी पर्टिकुलर स्कूल का जो प्रोसेस चलेगा। बाकी इसमें एक और चीज़ होगी दोस्तों, शायद KVS वगैरह में नहीं होता होगा ऐसे, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम में होता है, ठीक है। किसी में नहीं हो, प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी प्रार्थना होती है, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे, परिचय कराया जाएगा बच्चों से। तो उस दिन के लिए ना आपको ना कुछ एक मतलब चाहे कहीं भी, मतलब जो बच्चों को आपको कुछ मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, जैसे भी करना चाहे, ठीक है। चाहे आप श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, फिर कोई किस्सा सुना रहे हैं, फिर जैसे भी कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन वाला होता है ना रूल, वही उधर होगा सारा का सारा, ठीक है। तो फर्स्ट दिन आपको स्टेज मिलेगी। मैक्सिमम विद्यार्थी क्या होते हैं, नर्वस से होते हैं उस टाइम, भाई वो स्वाभाविक होता है। लेकिन जैसे माइक हाथ में आता है ना और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं, सब दूर हो जाता है। फिर आपको आपके बच्चे दिखते हैं और आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। तो बस आप विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं और फिर प्रार्थना खत्म हो जाती है, आपको अपने क्लासरूम में जाना होता है। फिर ये सारा का सारा सिस्टम आपके 60 साल तक चलता रहता है। फिर आप रिटायर हो जाओगे। अब जब तक 60 साल तक रिटायर होगे, जब क्या नियम कर दे 50 पे रिटायरमेंट कर दे, 55 पे कर दे, वो जबकि बात है, ठीक है। तो आपका यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा खत्म। आप एक बन गए दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक। अब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप प्रभावी शिक्षण से किस तरह से अपने छात्रों को या फिर आसपास के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें प्रभावित करते हो। क्योंकि आप जानते हैं अवार्ड का एक मैटर होता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो निश्चित ही दिल्ली सरकार और एक नेशनल लेवल पर भी अवार्ड मिलता है। तो अगर आपको अवार्ड भी मिलता है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है। जो नेशनल लेवल पे अवार्ड मिलता है ना, वो हमारे राष्ट्रपति साहब आपको देते हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छा ही करोगे। बाकी दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होने वाला है उनको मेरी तरफ से पहले से बेस्ट ऑफ लक और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं उनके नए जीवन के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लगा लो या फिर लोअर क्लास लगा लो, तो उनके लिए तो एक नया जीवन ही होता है सरकारी नौकरी लगना। दोस्तों इसमें मैं आपको एक स्टेप और बताना भूल गया। जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आपका होगा पुलिस वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था, पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता था और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन अभी इसे बदल दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपका ज्वाइनिंग के बाद फिर एक स्टेप और बचता है, वो होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों के लिए है। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट, कोई संदेह, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो निश्चित आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।